कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 और अध्याय का नाम है वैश्वीकरण। तो समकालीन विश्व राजनीति का ये अंतिम अध्याय है। तो आज हम इसके पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। ख है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। ग है वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। और घ है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो घ है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। प्रश्न नंबर 2 है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें भी। क है विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ख है सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। ग है वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। और घ है वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो इसका जो सही जवाब है वो क है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। प्रश्न नंबर 3 जो है वो भी बहुविकल्पिक प्रश्न है। 4 विकल्प दे रखे हैं कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? कारण बताने हैं कि वैश्वीकरण किन कारणों से आया है, कौन सा कथन सही है। क है इसमें वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ख है जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। ग है वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और घ है वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी की देन है वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें भी 4 विकल्प दे रखे हैं। उसमें पहला है वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। ख है वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। ग है वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। और घ है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो इसमें जो सही कथन है वो घ है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ख है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। ग है वैश्वीकरण के परोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। और घ है वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, जबकि आलोचक ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो घ है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। प्रश्न नंबर 6 है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं? उत्तर में हम कह सकते हैं कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ विश्व के देशों का एक दूसरे के निकट आना है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ विश्व के देशों का एक दूसरे के निकट आना है। एक समय था जब दुनिया के लोगों को
दुनिया के दूसरे देशों की कोई जानकारी नहीं थी। बाद में यातायात के साधनों ने मीलों की दूरियों को घंटों की दूरियों में समेट दिया। लेकिन सूचना क्रांति और सूचना क्रांति में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट और ईमेल ने तो दुनिया के देशों की बीच की दूरियों को ही खत्म कर दिया है और विश्व को एक ग्लोबल गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। आज विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोग यह समझने लगे हैं कि वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस पारस्परिक जुड़ाव के तीन घटक हैं। एक इसमें आता है राजनीतिक, और एक आता है आर्थिक, और एक आता है सांस्कृतिक। इन तीन घटकों ने विश्व के देशों को आपस में जोड़ा है या लोगों को आपस में जोड़ा है। प्रश्न नंबर 7 है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। और उसमें पहला है पॉइंट, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, परिवहन के साधनों को प्रौद्योगिकी में शामिल किया जाता है। इन सभी साधनों ने दुनिया के देशों के बीच की दूरियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट है, इन साधनों ने, यानी कि संचार के साधनों ने, जब जितने भी साधन हैं प्रौद्योगिकी के साधनों ने, इन साधनों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। दुनिया के लोग अब अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य समझने लगे हैं। तीसरा पॉइंट है, इन सब साधनों के कारण पूंजी, विचारों तथा वस्तुओं का आगमन भी आसान हो गया है। और चौथा पॉइंट है, इन साधनों ने लोगों की सोच को भी विस्तृत किया है, जिसके कारण लोग दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाने लगे। प्रश्न नंबर 8 जो है वो है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो जो उसमें पहला है कि क्या भूमिका है, बदलती भूमिका क्या है, तो राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया है। जहां पहले कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्रचलित थी, वहीं अब कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा या अहस्तक्षेपीय विचारधारा चल पड़ी है। इस विचारधारा के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि राज्य को कम से कम काम करने चाहिए। दूसरा जो है भूमिका हम बता सकते हैं, राज्य के सीमित होते कार्य। राज्य द्वारा अहस्तक्षेपीय विचारधारा अपनाने के कारण राज्य ने अब अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित कर लिया है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना आदि। बहुत से कल्याणकारी कार्यों को करना अब राज्य ने बंद कर दिया है। तीसरा जो हम पॉइंट बता सकते हैं, राज्य की शक्ति में वृद्धि। सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर राज्य अब किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना तकनीक ने राज्यों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। और चौथा पॉइंट है, सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में कमी। सभी देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में कमी आई है, क्योंकि अपने बारे में वे मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी निर्णय स्वयं लेती हैं। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई हैं? वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई हैं? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है? तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा है। दूसरा कि आर्थिक परिणति क्या हुई कि वैश्वीकरण के कारण
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया है। तीसरा जो है, वैश्वीकरण के कारण लोग अधिक वेतन पाने के लिए दूसरे देशों में जाकर बसने लगे हैं। और चौथा है कि सभी देशों ने आयात निर्यात की बाधाओं को कम किया है, जिसके कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। उसके बाद एक और पूछा हुआ इसमें कि वैश्वीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण देश के निर्यात बढ़े हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आई है। दूसरा है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में नई नई कंपनियां आई हैं, जिससे बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है और प्रतियोगिता बढ़ने से वस्तुओं की गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार आया है। तीसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आई हैं, जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं। चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण विदेशी तकनीक भारत में आई है, जिससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ी है। प्रश्न नंबर 10 है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? क्या आप इस कथन तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, बल्कि वैश्वीकरण से तो सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है, अर्थात संसार के देश एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। जैसे भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली को अपना रहे हैं। जीन्स टी शर्ट पहनना, पिज्जा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना आम बात हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है, क्योंकि देखने में आया है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर देश की संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा ताकतवर देश की संस्कृति इसे बनाना चाहती है। अमेरिका की संस्कृति काफी आकर्षक है, इसलिए दुनिया के सभी देश इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जो लोग यह तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के मैकडॉनलीकरण की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह सोचना गलत है कि वैश्वीकरण के संस्कृति पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही पड़े हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं, पहले कहते हैं कि संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यह सोचना गलत है कि वैश्वीकरण के संस्कृति पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही पड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है और कभी कभी बाहरी प्रभाव संस्कृति को विकसित भी करते हैं। उदाहरण के लिए बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, लेकिन बर्गर का विकल्प आने से हमारे भोजन की पसंद में एक चीज और शामिल हो गई है, इसलिए बर्गर से कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की नीली जींस को हथकरघा पर बुनी खादी के कुर्ते के साथ पहना जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मजेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहरावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकियों को देखना अब आम बात हो गई है। प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें वो है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण, दो प्रश्न पूछे हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाले सस्ते श्रम के कारण
अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, एप्पल, अमेज़न, सोनी, पैनासोनिक आदि। इसके अलावा वैश्वीकरण ने भारत की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली को अपना रहे हैं। नीली जींस टी शर्ट पहनना, पिज्जा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना भारत में आम बात हो गई। भारत ने भी कुछ हद तक वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। भारत में तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों की एक पूरी फौज है। वैश्वीकरण ने इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोल दिए हैं। ये लोग विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा भारत के लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वैश्वीकरण या इसको भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या है? वैश्वीकरण की विशेषताओं का वर्णन करो। तो एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के लोगों को दुनिया के दूसरे देशों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में विज्ञान और तकनीक के विकास ने दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया। सूचना क्रांति ने तो दुनिया के देशों की बीच की दूरियों को खत्म ही कर दिया है और विश्व को एक ग्लोबल गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। सूचना क्रांति ने एक नई दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जिसे वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। तो आगे प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो अर्थ जो है, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और यह शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्लोब शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा में ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी की आकृति या मॉडल ऑफ अर्थ, लेकिन इसमें देशों की सीमाएं नहीं देखी जाती है। ग्लोब पर देशों की सीमाएं नहीं देखी जाती हैं। देशों की सीमाओं को जानने के लिए हम मानचित्र या मैप का प्रयोग करते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है, ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। एक और है, दूसरे तरह से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं इसको, और वो है अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और बौद्धिक संपदाओं का बिना किसी बाधा के आदान प्रदान करता है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसार सिकुड़ रहा है, दूरियां कम होती जा रही हैं और चीजें और पास आती जा रही हैं। परिभाषा भी है, कई बार वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो विमल जलान की परिभाषा है एक बिल्कुल आसान सी। विमल जलान के अनुसार वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इसका पहला अर्थ यह है कि विश्व के देशों के बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं और दुनिया काफी छोटी हो गई है। इसका दूसरा अर्थ देशी हितों के स्थान पर दूसरे देशों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को प्राथमिकता देना। दोबारा फिर, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इसका पहला अर्थ यह है कि विश्व के देशों के बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं और दुनिया काफी छोटी हो गई है। इसका दूसरा अर्थ देशी हितों के स्थान पर दूसरे देशों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को प्राथमिकता देना है। वैश्वीकरण के अंग या फिर तत्व या फिर उद्देश्य एक ही बात है, चाहे किसी तरह से आ जाए। तो वैश्वीकरण के 4 अंग हैं। पहला उसमें आता है व्यापार की बाधाओं को खत्म करना, ताकि विभिन्न देशों के बीच बिना किसी बाधा के वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके। दूसरा है ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें विभिन्न देशों के बीच बिना किसी बाधा के पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। और तीसरा है ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें विभिन्न देशों के बीच बिना किसी बाधा के तकनीक का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। और चौथा है
ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें विभिन्न देशों के बीच बिना किसी बाधा के श्रम का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। वैश्वीकरण की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उसमें हम पहला कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने लोगों में एकता की भावना पैदा की है। यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए दुनिया के लोग अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य समझने लगे। दूसरी विशेषता है कि वैश्वीकरण ने ग्लोबल संस्कृति को जन्म दिया है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न देशों के लोग अब एक दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। जैसे भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली को अपना रहे हैं। जींस टी शर्ट पहनना, पिज्जा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना आम बात हो गई। तीसरी विशेषता है कि वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का भी वैश्वीकरण हुआ है, अर्थात एक देश के लोग दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगे हैं। चौथी विशेषता है कि वैश्वीकरण ने दुनिया के देशों की बीच की दूरियों को कम कर दिया है। दूरियों को कम करने में सूचना तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांचवा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा है। छठा विशेषता है कि वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। सातवीं विशेषता है कि वैश्वीकरण के कारण यह दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है कि विभिन्न देशों की सभी देशों की समस्याएं एक जैसी, अर्थात सभी देश गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, कुपोषण जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों को मिलकर सहयोग करना होगा। और आठवीं विशेषता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को एक विश्व नागरिक के रूप में देखती है, ना कि किसी एक देश के नागरिक के रूप में। प्रश्न नंबर 13 है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के उदय के क्या कारण रहे हैं, कि किन कारणों से वैश्वीकरण का उदय हुआ है। तो वैश्वीकरण के उदय होने के निम्नलिखित कारण रहे हैं, कई कारण हैं। पहला उसमें आता है सूचना क्रांति, जिसके कारण वैश्वीकरण का उदय हुआ है। कि वैश्वीकरण के उदय का पहला कारण सूचना क्रांति है। 1990 के बाद के वर्षों में सूचना क्रांति ने टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूरे विश्व के साथ जोड़ दिया है, जिसके कारण दुनिया के देशों की बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं और विश्व एक ग्लोबल गांव में बदल गया है, जहां पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। इसके अलावा सूचना क्रांति ने लोगों की सोच को भी विस्तृत किया है, जिसके कारण लोगों की संकीर्ण भावनाएं कमजोर हुई हैं। दूसरा है कि देशों की एक दूसरे पर निर्भरता, जिसके कारण वैश्वीकरण का उदय हुआ है। देशों की एक दूसरे पर निर्भरता। वर्तमान समय में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आज प्रत्येक छोटे बड़े देश को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और यह निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस निर्भरता ने विश्व के देशों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण वैश्वीकरण का उदय हुआ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उदार नीतियां। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के बारे में उदार नीतियां अपनाई जा रही हैं, अर्थात व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है और व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों के हटने से देशों के बीच व्यापार करना आसान हो गया है। इससे भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। एक और कारण है जिससे वैश्वीकरण का उदय हुआ है और वो है शीत युद्ध का अंत। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया है। अब विश्व में अमेरिका ही एकमात्र शक्ति के रूप में बचा है। विश्व के सभी देश अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अपना रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में एक ही विचारधारा प्रभावी होती जा रही है। इससे भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। पांचवा पॉइंट है
घटनाओं के विश्वव्यापी प्रभाव। एक समय था जब किसी देश में घटित होने वाली घटना का प्रभाव केवल उसी देश पर पड़ता था, लेकिन अब किसी देश में घटित होने वाली घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने लगा है। इससे भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। छठा पॉइंट है एक जैसी समस्याएं। आज विश्व के सभी देश एक जैसी समस्याओं से पीड़ित, जैसे बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, गरीबी की समस्या आदि। इन समस्याओं का समाधान सभी देशों को मिलकर खोजना होगा। एक जैसी समस्याओं ने भी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। सातवां है साम्यवादी व्यवस्था का पतन। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके 15 गणराज्य उससे अलग होकर अलग देश बन गए। इन 15 गणराज्यों ने, साथ ही पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने जो पहले सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। तो इससे भी वैश्वीकरण का जन्म हुआ। आठवां पॉइंट है जो उदय का कारण है उसका, वो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना। सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो गया है और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई है, जिसमें अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। उसकी करेंसी डॉलर आज अंतरराष्ट्रीय करेंसी बन गई है। विश्व के सभी देश उसी में अपना व्यापार करने लगे हैं। इससे भी वैश्वीकरण का विकास हुआ है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14 है कि वैश्वीकरण के विभिन्न पक्ष या आयाम या प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण के जो पक्ष हैं या फिर आयाम हैं, प्रभाव हैं, उसमें पहला है राजनीतिक प्रभाव क्या हुए हैं। और राजनीतिक प्रभाव में पहला है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण राज्य का स्वरूप बदल गया है। 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्रचलित थी। इस विचारधारा के अनुसार यह माना जाता था कि राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की सेवा करता है, इसलिए राज्य अनेक कल्याणकारी कार्य करता था। लेकिन वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पुरानी पड़ गई है और उसके स्थान पर कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा चल पड़ी। इस विचारधारा के अनुसार राज्य ने अब अपने आप को कुछ कामों तक ही सीमित कर लिया है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बहुत से कल्याणकारी कार्यों को करना अब राज्य ने बंद कर दिया है। दूसरा पॉइंट है जो प्रभाव पड़ा है वो है नवीन उपनिवेशवाद की उत्पत्ति। उपनिवेशवाद का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने नवीन उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। नवीन उपनिवेशवाद का अर्थ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जो देश स्वतंत्र हुए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ा। लेकिन ये संस्थाएं विकसित देशों के नियंत्रण में हैं, इसलिए ये संस्थाएं इन देशों को विकसित देशों के कहने पर ऋण देती हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपने अधीन कर लिया है। इसे ही नवीन उपनिवेशवाद की उत्पत्ति कहा जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है राज्य की शक्ति में वृद्धि। सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं, व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर राज्य अब किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना तकनीक ने राज्यों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। एक और पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विस्तार। वैश्वीकरण के कारण विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विस्तार हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उससे अलग हुए देशों ने अपने यहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की। आर्थिक प्रभाव भी पड़े हैं वैश्वीकरण के। उसमें पहला आता है तेज गति से आर्थिक विकास। जिन देशों ने
वैश्वीकरण को अपनाया है उनका तेज गति से आर्थिक विकास हुआ है। वैश्वीकरण को अपनाने से इन देशों में आर्थिक विकास की दर 10% तक पहुंच गई है। दूसरा है विदेशी तकनीक का आगमन। जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है उनमें आधुनिक विदेशी तकनीक का आगमन हुआ है। नई विदेशी तकनीक के आने से इन देशों का उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिसके कारण ये देश भी विदेशों में अपना सामान बेचने लगे। तीसरा प्रभाव जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है वो है बाजार में प्रतियोगिता। वैश्वीकरण को अपनाने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता आई है। इस प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिलने लगी हैं। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के कारण अब विकासशील देशों में भी विकसित देशों का सामान मिलने लगा है। चौथा पॉइंट है आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। वैश्वीकरण को अपनाने से आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन प्रतिबंधों को हटाए जाने से एक देश के लिए अब विदेशों में अपना सामान भेजना आसान हो गया है। और पांचवा प्रभाव जो आर्थिक है वो है औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार। वैश्वीकरण को अपनाने से विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उद्योग विकासशील देशों में लगाए हैं, जिसके कारण विकासशील देशों में नए नए उद्योग स्थापित हुए। एक और है वैश्वीकरण का और वो है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो इससे पहला है कि इससे सूचना सेवाओं का विस्तार। वैश्वीकरण को अपनाने से सूचना सेवाओं का विस्तार हुआ है, अर्थात आज हर व्यक्ति घर बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी इंटरनेट, केबल टीवी या मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकता है। आधुनिकता की दौड़ दूसरा पॉइंट है। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आधुनिकता की दौड़ शुरू हो गई है, अर्थात आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को खान पान रहन सहन में आधुनिक दिखाने की कोशिश करने लगा है। विकासशील देशों के लोगों ने भी विकसित देशों की तरह आधुनिक दिखने के लिए जींस पहनना, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है। सामाजिक चेतना का विकास तीसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण ने लोगों की सोच को भी विस्तृत किया है, जिसके कारण लोगों की संकीर्ण भावनाएं कमजोर हुई हैं। उद्योगों से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले उद्योग लोगों को जो कुछ भी प्रदान करते थे वे उसी से संतुष्ट रहते थे, लेकिन अब वे उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं चाहने लगे। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रश्न नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। तो पहले हम करेंगे कि वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारत पर क्या सकारात्मक या अच्छे प्रभाव पड़े हैं। तो जो अच्छे प्रभाव उसमें पहला है कि वैश्वीकरण के कारण देश के निर्यात बढ़े हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आई है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। तीसरा है कि वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आई हैं, जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं। चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण घाटे में चल रहे बहुत सारे सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है। नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं वैश्वीकरण के भारत पर, या जिनको हम बुरे प्रभाव कहते हैं। तो इसमें पहला है कि बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से भारत में उच्च स्तर की तकनीक आई है। इस तकनीक को अपनाने से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि इस तकनीक में ज्यादातर काम मशीनों द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है वो है भारतीय सामान की मांग में कमी। वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं से भर गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में बनने वाले सामान की मांग कम हो गई है, जिससे भारत के उद्योग धंधे चौपट होने लगे हैं। तीसरा प्रभाव जो पड़ा है वो है आर्थिक असमानता में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। चौथा पॉइंट है भारतीय पूंजी का विदेशों में प्रवाह।
वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुएं आई हैं। भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का आकर्षण होने के कारण वे इन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे भारत के करोड़ों अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय पूंजी का प्रवाह विदेशों की ओर हुआ है। और पांचवा पॉइंट है असमान प्रतियोगिता। वैश्वीकरण ने असमान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कमजोर भारतीय कंपनियों के बीच है। वैश्वीकरण ने असमान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कमजोर भारतीय कंपनियों के बीच है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियां पूंजी और तकनीक के मामले में काफी छोटी हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को निगलना शुरू कर दिया है। और छठा पॉइंट है, छठा प्रभाव है विदेशों में बढ़ता संरक्षणवाद, ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म इन अब्रोड। तो जब विकसित देशों में तेज गति से विकास हो रहा था तो ये देश मुक्त व्यापार के पक्ष में थे, लेकिन हाल के वर्षों में जब इन देशों में व्यापार की गति धीमी पड़ी है तो इन देशों ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षण की नीति की आड़ लेनी शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए, जब भारतीय लहंगे अमेरिका में लोकप्रिय बनने लगे तो यह झूठी धारणा फैला दी गई कि ये लहंगे ज्वलनशील पदार्थों से बनाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में बने कालीनों की विदेशों में काफी मांग थी, लेकिन अमेरिका ने श्रम मानदंडों का मुद्दा उठाया। अमेरिका का कहना था कि कालीनों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बनवाया जाता है, जो श्रम नियमों के विरुद्ध है। एक और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, इंपॉर्टेंट भी है कि वैश्वीकरण के मुख्य आलोचक कौन कौन हैं। तो वैश्वीकरण के आलोचकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। उसमें एक है वामपंथी आलोचक, जिनको हम कहते हैं। वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति भी कम हुई है, ये वामपंथियों का कहना है। इसके अलावा एक और वैश्वीकरण के आलोचक हैं और वो हैं दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथियों ने वैश्वीकरण की आलोचना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों पर की है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण को अपनाने से राज्य राजनीतिक आधार पर कमजोर हुआ है, आर्थिक आधार पर वे संरक्षणवाद के पक्षधर हैं, सांस्कृतिक आधार पर उनकी चिंता पुरानी संस्कृति की हानि होना है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण को अपनाने से लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्यों और तौर तरीकों को खो बैठेंगे। तो आलोचकों को दो भागों, वामपंथी और दक्षिणपंथी। धन्यवाद, नमस्कार।